हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल दास। तो देखो, ये जो अपना लेक्चर है ये होने वाला है डेमो लेक्चर क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। बट इसको आप एज ए डेमो लेक्चर ना लें, ये लेक्चर नंबर 1 है अपना, है ना। तो इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे कैसे अपने मूव करने वाले हैं आगे, ओके। और जो पहला सब्जेक्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना रहेगा क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है क्वांटम मैकेनिक्स का। सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके सिलेबस में क्या क्या है, अपने कैसे मूव कर रहे होंगे, क्या आपको इस कंटेंट के अलावा कोई और सामग्री लेनी है, आपको कैसे कैसे मूव करना है इस कोर्स के साथ, वो इस लेक्चर के स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में अपने डिस्कस कर लेंगे, ताकि बार बार आगे अपने को इन चीज़ों के ऊपर बात करनी ना पड़े और आगे अपना स्मूथली जो है वो लेक्चर डिलीवर कर पाएँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात करूं तो देखो, अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स है, इसको पढ़ने के लिए ये अपने किसकी स्टार्ट कर रहे हैं, बीएससी की क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो एमएससी की क्वांटम मैकेनिक्स होगी वो आपको बाद में पढ़ाई जाएगी। क्यों पढ़ाई जाएगी, इसका करवाने का रीजन ये है कि जो बीएससी का पोर्शन आता है ना और जो एमएससी का पोर्शन आता है, बीएससी के पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं 55, ठीक है। लास्ट बार ज्यादा आ गए थे तो मान लो इससे 50 भी आते हैं, और इससे मान लो 10 आते हैं, तो इससे 15 भी मान लो आप, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो यहां आपको कम टाइम देने की जरूरत है, जबकि यहां आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। क्योंकि रीजन क्या होता है कि जो बीएससी का पोर्शन होता है ना, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स का कहो, चाहे न्यूक्लियर का कहो, चाहे सॉलिड स्टेट का कहो, तो वो पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ एमएससी वाला। क्योंकि एमएससी वाला थोड़ा सा टिपिकल भी हो जाता है, और वहां जाकर के थोड़ा सा आप पीएचडी की तरफ चलने लग जाते हो, है ना, रिसर्च की तरफ चलने लग जाते हो। तो बीएससी का जो पोर्शन है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे क्वांटम है चाहे सॉलिड है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ एमएससी। तो अब आपको बीएससी वाले पे ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर मैं मिक्स ही करवा दूंगा सारा का सारा, अगर आपको सारा का सारा मिक्स ही करवा देंगे, तो आप उतनी प्रायोरिटी से एमएससी को पढ़ोगे, उतनी प्रायोरिटी से बीएससी को पढ़ोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक अच्छी प्रायोरिटी के साथ एमएससी वाले पोर्शन को क्या कर, बीएससी वाले पोर्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। एमएससी वाले पोर्शन को ठीक है बाद में देखते हैं ना, बीएससी कंप्लीट होने के बाद आप एमएससी वाले को देखोगे। प्रायोरिटी क्या रहेगी, 11 12 करो, बीएससी करो, उसके बाद आप एमएससी की तरफ चले जाओ, ओके। अब बात करते हैं जो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स आपका सबसे बेस्ट कह सकते हो, सबसे इंटरेस्टिंग कह सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हो किसी भी ऐसे एग्जाम का जहां सारी फिजिक्स आती है ना, जहां क्वांटम आता है, न्यूक्लियर आता है, एटॉमिक आता है, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, क्वांटम मैकेनिक्स रहेगा। आपका जो बीएससी सिलेबस है उसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के साथ साथ इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना, जो स्पेक्ट्रा आते हैं अपने पास, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा आता है, रमन स्पेक्ट्रा आता है, वो सब्जेक्ट जो है वो भी क्वांटम मैकेनिक्स के साथ ही ऐड कर रखा है। तो पहले अपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, उसी के साथ अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर लगभग अपने 15 घंटे की क्लासें होगी, ठीक है। 15 घंटे के अंदर आपको सब मिल जाएगा, असाइनमेंट भी सोल्व हो जाएगा, थ्योरी भी हो जाएगी और एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। लगभग मुझे लगता है 10 से 15 घंटे की क्लास लेगी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो इजी आते हैं। तो 15 घंटे की 17 घंटे की क्लास रहेगी क्वांटम मैकेनिक्स की, और 10 से 15 घंटे की क्लास रहेगी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसके अंदर अपनी बीएससी की जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो फिनिश हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं, क्या आपको इसके अलावा कोई कंटेंट पढ़ना है। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो, या सपोज दैट आप ये डेमो लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का नेचर कैसा है कि आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे कि मान लो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपने पास इतना ही है, ओके, ग्रेटर देन इक्वल h कट बाय 2, ओके। अब आपको ये याद रखना है, पर ये सीधा तो आपको याद रहेगा नहीं, ठीक है ना, तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, आपको वो सारी चीजें जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, ठीक है, वो आपको एज ए नोट्स में लिखवाई जाएगी, उसको एक्सप्लेन बहुत ज्यादा कर दूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा तभी तो आपके दिमाग में जा पाएगी, ठीक है ना। तो जो लेक्चर के अंदर जो भी नोट्स लिखाई जाएंगे वो आपको पक्के पक्के याद होने चाहिए, ढंग से याद होने चाहिए। उसके अलावा जो चीज मैं बोल रहा हूँ, बोल के लिखवाऊंगा आपको, तो वो भी आपको लिखनी है नोट्स के अंदर, ठीक है। बाकी ऐसी चीजें जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आपको लिखनी नहीं है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है कि आपकी उस टॉपिक को लेकर के अंडरस्टैंडिंग बन जाए, समझ रहे हो। जैसे ये मैंने लाइन बोल दी, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल h कट बाय 2, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एनिसिस सिद्धांत है ये, ओके। तो ये सिद्धांत आपको सीधा का सीधा याद नहीं रहेगा। ये सिद्धांत आपको कैसे याद रहेगा, जब इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि ये आया कहां से था, ये जाना कहां चाहता है, इसकी एक्स वो क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस कहां तक है, ठीक है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, ये आया कहां से था, क्वांटम क्लासिकल में कैसे मूव करेगा ये, वो सारी की सारी चीजें अपने इसके बारे में जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप इसको याद कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद आता है कि आपने क्या करना है, लेक्चर देखने।
असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सोल्व करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चलोगे। उसके बाद भी आपको लगे कि नहीं सर ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक फॉलो करोगे, सीबीएच फॉलो करोगे अगर आप राजस्थान से हैं, ठीक है ना। सीबीएच का फॉलो करोगे जब आप राजस्थान से, अगर मान लो आप राजस्थान से नहीं है फिर भी आप ये कंटेंट देख रहे हैं, ये बैच ज्वाइन करते हैं, तो आपको ये हो जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया, है ना। राजस्थान वाले तो ये हो गया रेस्ट ऑफ इंडिया, ओके। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अपने पास सीबीएच जैसी कोई बुक आती होगी, है ना। आपके बीएससी के अंदर कोई स्टैंडर्ड बुक चलती होगी लोकल राइटर की, वहां से है ना, वो बुक आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप भी राजस्थान से ही, आपका कोई जानकार हो, कोई शॉप्स हो, वहां से आप सीबीएच की बुक मंगवा सकते हैं। जो आपके पास सीबीएच की बुक है वो दोनों मीडियम में आती है, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप वो बुक मंगवा के पढ़ सकते हैं। हिंदी चाहिए तो हिंदी आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप तो आपके पास इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। जो अपना ये बैच रहने वाला है, ये रहने वाला है बाइलैंग्वेज, है ना। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम को, आपको कहीं पढ़ने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपने प्रॉपर आरपीसी के तरीके से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नेट के लेवल का पढ़ाऊंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स में बिल्कुल ऐसे बेसिक पढ़ा के छोड़ दूंगा, नहीं। अपने प्रॉपर आरपीसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। न तो नेट तक लेवल लेके जाऊंगा, न मैं बिल्कुल ही कचरा करके छोड़ दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल आरपीसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आरपीसी के आपको पीवाईक्यू करवाए जाएंगे, जिससे आपको ये रियलाइजेशन होगा कि हाँ भाई मेरे सही हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद असाइनमेंट मिलेगा, तो असाइनमेंट के भी क्वेश्चन आप कर पाओगे, मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है ना। इस तरीके से अपने मूव करने वाले हैं। मीडियम आपको पता चल गया, बाइलिंगुअल रहेगा। पैटर्न आपको पता चल गया, क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे ये पता चल गया, इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी ये पता चल गया, ठीक है। और इसके क्वेश्चन अच्छे आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के आराम से, है ना। जैसे कि अपने पास टोटल 55 क्वेश्चन है और सब्जेक्ट रहते हैं अपने पास 9 मान लो आप, तो 9 6 54, है ना। तो लगभग 6 पर क्वांटम मैकेनिक्स से अपने क्वेश्चन आ जाते हैं 8 क्वेश्चन लगभग, ओके। तो क्वांटम और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिला के टोटल क्वेश्चन आएंगे 8, इसमें से आप मान लो 6 इसके होंगे और 2 इसके हो जाएंगे, ओके। पैटर्न क्या रहेगा कि स्पेशल नंबर ऑफ टॉपिक पढ़ेंगे पहले। जैसे मतलब मान लो अपन ने पहले 2 से 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उनसे रिलेटेड पीवाईक्यू करेंगे, है ना। 8 से 10, जैसे इस लेक्चर में ही अपने कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और हो सकता है इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर अपने कुछ क्वेश्चन करें, ठीक है। पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन, और जब सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे मतलब मेरा नेचर ये रहेगा, थ्योरी करवाई क्वेश्चन करवाई, थ्योरी करवाई क्वेश्चन करवाई, जब भी क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगी तब आपको एक असाइनमेंट दे देंगे, है ना, 50-60 क्वेश्चन का। वो आप सोल्व करते रहना, और उसके आपको वीडियो लेक्चर अपलोड कर देंगे सॉल्यूशन करवा के, तो वहां से आप देख पाओगे, ओके। सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन जो है कैसा रहेगा क्या रहेगा वो यही डिस्कस होगा, बार बार बीच में ये चीजें डिस्कस नहीं होगी, ओके। और ट्राई करना जो लेक्चर अपलोड हो जाए आप उसी दिन उसको फिनिश करें, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे आज ये लेक्चर अपलोड होगा तो आपको ये लेक्चर आज रात सो ना उससे पहले ये लेक्चर आपका कंप्लीट होना चाहिए, इसके नोट्स आपको बन जाने चाहिए, ठीक है। इसके नोट्स मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा, जो भी अपना बैच होगा ना उसके अंदर इस लेक्चर के नीचे इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो किसी को ऐसा लगे कि मुझे नोट्स भी देखने हैं तो आप नोट्स देख सकते हो। जैसे ही सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा तो उसके कंबाइंड नोट्स अपलोड कर देंगे, वो भी आप देख सकते हो। प्रिंट आप नोट्स के नहीं निकल पाओगे, ये ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन के नहीं निकल पाओगे, नोट्स के प्रिंट में आपको अलाउड कर दूंगा, पर क्वेश्चन के प्रिंट में आपको अलाउड नहीं करूंगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि उसमें सॉल्यूशन होंगे तो वो फिर ठीक नहीं रहता, है ना, कोचिंग के लिए। तो अपने चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर है क्या क्या अपने पास, ओके। आ जाओ देखते हैं। ये आ गया अपने पास, ये सिलेबस है क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एटॉमिक वाला पार्ट होता है, क्वांटम मैकेनिक्स आपको पता ही है, इसको क्वांटम यांत्रिकी भी कहते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आता है, फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स की, जो आपकी पुरानी भौतिकी थी, ठीक है। पुराने साइंटिस्ट जिस तरीके चलते थे वो फेल हो गई, आगे आकर के वर्तमान में आकर के वो फेल हो गई। वर्तमान मतलब लास्ट के 100 साल 200 साल वो वर्तमान है, ऐसा नहीं है कि 2024 ही वर्तमान है, ओके। तो फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स फेल क्यों हुई थी वो सारी बात होगी, कैसे फेल हुई वो बात होगी। उसके बाद आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत क्या है उसकी सारी बातें पढ़ेंगे। एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, उसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, उसका प्रूफ क्या है, वो सारी बातें देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो पार्ट है आपके पास ऊपर वाला, यहाँ जो पार्ट है इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आती है श्रोडिंगर इक्वेशन, क्लासिकल अपने देखे आगे। अब क्वांटम में जब मूव करेंगे तो अपने वेव फंक्शन की तरफ चलने पर लगते हैं ना, तरंग फलन की तरफ चलने लगते हैं, तो वहां अपने पास आती है श्रोडिंगर इक्वेशन। ये 2 तरीके की होती है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, काल आश्रित और काल अनाश्रित समीकरण, ओके। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रायिकता धारा घनत्व, ओके। जिस प्रकार आपकी धारा घनत्व होता है उसी प्रकार प्रायिकता धारा घनत्व भी होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे।
ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उसके बाद आते हैं ऑपरेटर, संकारक, जिसको आप किसी भी फंक्शन पे लगा दोगे, वेव फंक्शन पे लगा दोगे तो जो वेव फंक्शन है वो थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। चेंज मतलब उस पर कोई ना कोई एप्लीकेशन आ जाएगी। ओके, वो है अपने पास ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद आती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल, जो अपने वेरिएबल होते हैं जैसे कि विस्थापन हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, ओके, पोटेंशियल हो गया, तो इनकी एवरेज वैल्यू को क्वांटम में क्या कहा गया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहा गया है। अब इन्होंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्यों निकाली वो अपने टॉपिक पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसके बाद आती है क्वांटम मैकेनिक्स की अवधारणाएं, है ना, अवधारणाएं और अभिगृत कि क्या क्या मान के चलना है, क्या क्या कैसे होगा। इसके बाद अपने पास आता है आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू, जो अपने पास ऊर्जा आइगन वैल्यू होती है, ऊर्जा आइगन फलन होता है, उन सब की बात हो रही होगी। एक फंक्शन होगा उसके करस्पॉन्डिंग अपने पास उसकी आइगन वैल्यू या आइगन मान आ रहा होगा। डीजेनरेसी, अपभ्रष्टता, ओके, कम्यूटेशन रिलेशन होते हैं, एक्स पी एक्स का होता है ना, पी वाई का भी होता है, इन सब के कम्यूटेशन रिलेशन अपने देख रहे होंगे। और ये इसके बाद आता है कम्यूटेशन रिलेशन के बाद आता है एरनफेस्ट थ्योरम, है ना, थोड़ा सा क्वांटम और क्लासिकल के अंदर ये रिलेट करके बताएगी, ये अपने पास रहेगी एरनफेस्ट थ्योरम, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें आगे दी गई है ना, वन बाय वन अपने प्रत्येक टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे और प्रत्येक आपको दिखेगा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो सिलेबस का प्रिंट निकाल के आप जहां पढ़ते हैं, आप जहां स्टडी करते हैं वहां आप चिपका लें, ताकि आप देख पाएंगे हाँ मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, हाँ मेरा ये टॉपिक कंप्लीट रहेगा। कुछ भी मिक्सिंग कहीं नहीं चलेगी, आपको बिल्कुल पता चलता रहेगा हाँ मेरा ये टॉपिक हो गया, आज मेरा ये टॉपिक हो गया, आज मेरा ये टॉपिक हो गया। आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा और बिल्कुल फील आएगी कि आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और सारा का सारा काम आपको विद डिसिप्लिन करवाया जाएगा। आप देख चुके हैं मैंने YouTube के ऊपर जो 11th 12th पूरी की पूरी करवाई है क्रैश कोर्स, वहां से आपको वो करनी है, नहीं की तो आप साथ में कर लेना, कर ली तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं की तो पर डे 1 आवर उसका लेक्चर देखें या 2 घंटे उसको दें, ठीक है। मेरी ट्राई रहेगी कि मैं एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ वो मैं मेंटेन कर लेता हूं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जब मैं 60 लेक्चर डाल सकता हूं इतने टाइम के अंदर, तो मैं आराम से पेड बेच के अंदर भी कंटेंट अपलोड ढंग से कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं डेली टारगेट रहेगा मेरा 2 घंटे, 2 घंटे ना हो तो 1.5 घंटे, इतना लेक्चर कम से कम मैं अपलोड रोज करूं ही करूं, ठीक है। तो वो आपका काम है, अगर लेक्चर अपलोड हो गया तो वो देखना, अगर आप नहीं देखोगे तो आप पीछे रह जाओगे, ये ध्यान रखना। कोई भी दिक्कत आए आप कॉन्टैक्ट करना, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा रहेंगे, है ना, ग्रुप भी बना देंगे तो उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, पर थोड़ी सी पेशेंस भी रखना, है ना। आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया तो ऐसे नहीं है कि आप फोन पे फोन कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास टाइम होगा तभी तो मैं पढ़ के कंटेंट रिकॉर्ड कर पाऊंगा, ये थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा सपोर्ट रखना, ठीक है। पर वादा है कि जितना आप सोच के आओगे ना उससे ज्यादा आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, पूरी मेहनत के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं है किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई फॉर्मेलिटी की जाएगी। ओके, डेमो लेक्चर एक रहेगा 2 घंटे का, अगर 1 घंटे का रहता है तो दो डेमो लेक्चर कर देंगे, और अगर 2 घंटे का रहेगा तो एक ही डेमो लेक्चर रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, आ जाओ। ये है अपने पास लेक्चर नंबर 1 क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। पहला टॉपिक अपने पास फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप लिख लेंगे, लिखो चीर सम्मत भौतिकी की असफलता, चीर सम्मत भौतिकी की असफलता। देखो अपने पास क्लासिकल क्या थी, क्लासिकल अपने तरीके से काम करती है ना, क्लासिकल अपने तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करती है। जैसे कि आपने देखा, आपने 11th 12th वाले पार्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, और विवर्तन भी पढ़ा था, व्यतिकरण भी पढ़ा था, इसके अलावा ध्रुवण भी पढ़ा था और अपवर्तन भी पढ़ा था, है ना, ये सारी चीज आपने पढ़ी थी। क्वांटम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट आता है, एक आता है प्रोडक्शन। तो इसके अंदर देखो क्लासिकल ने क्या मान के चली थी, क्लासिकल ने ये माना था कि जो लाइट है ना, जो लाइट है वो क्या है, वेव है, क्या है, वेव है। पर आपको भी पता है अगर लाइट को आप वेव मान के चलोगे और पार्टिकल नहीं मानोगे तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। आपको 12वीं की थोड़ी सी चीजें याद आ रही होगी, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव था वो आइंस्टाइन तभी एक्सप्लेन कर पाया था जब उसने जो प्रकाश था उसको क्या मान लिया था, पार्टिकल मान लिया था, पैकेट मान लिया था। ओके, पर क्लासिकल क्या कर रही थी कि तरंग मान के चलो, तो क्लासिकल कहां फेल हुई थी, क्लासिकल वहां फेल हो गई थी, किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्लासिकल पहली बार फेल हुई थी, ठीक है। दूसरा आ जाओ, एक आता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या था, कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन कहां है, जैसे ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है, ये रेस्ट पे है, इसके ऊपर कोई लाइट आई, ओके, और इस लाइट की तरंग दैर्ध्य है लैम्डा और इसकी आवृत्ति अपने पास न्यू।
इस पे लाइट आई और इससे टकरा के लाइट गई, लाइट आई, रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन स्थिर है, उससे आकर के अपनी जो लाइट है वो चली गई। तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या थी, लैम्डा डैश थी, इसकी आवृत्ति क्या थी, न्यू डैश थी। तो अगर तरंग होती, अगर चीजें तरंग के रूप में होती तो ये जो आता ना वो का वो आपको यहां मिलता, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही है कि आप प्रकाश को तरंग मान के चलो, वो भी यहां क्या हो गया था, गलत हो गया था। ठीक है, इसके अलावा भी देखो एक अपने पास होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, देखो इसे अपने कहते हैं कृष्णिका विकिरण, कृष्णिका विकिरण। देखो प्रत्येक जो बॉडी होती है ना वो रेडिएशन अपने पास क्या करती है, इमिट करती है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कंप्यूटर स्क्रीन है, चाहे आपका मोबाइल फोन है ना, प्रत्येक बॉडी क्या करती है, विकिरण का उत्सर्जन करती है। ठीक है, वो आपको नहीं दिखते क्योंकि वो दर्शक क्षेत्र में नहीं आते। ओके, प्रत्येक बॉडी क्या करती है, विकिरणों का उत्सर्जन करती है, लेकिन एक बॉडी ऐसी होती है जो प्रत्येक तरंग दैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करेगी। समझ रहे हो ना, चाहे 0 से लेकर के 1 लाख, अपने पास आप लैम्डा ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, 1 लाख एंगस्ट्रॉम ले लो, कुछ भी ले लो, उन सब के विकिरण कौन उत्सर्जित कर रही होगी, एक बॉडी उत्सर्जित कर रही होगी। उस बॉडी को क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं, कृष्णिका विकिरण कहते हैं। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे आप, इसके लिए आप जब एनर्जी डेंसिटी और लैम्डा का ग्राफ बनाओगे, एनर्जी डेंसिटी और न्यू का ग्राफ बनाओगे, तो जो आपके पास ग्राफ आता है उसको भी आपकी क्लासिकल एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्लासिकल यहां भी आगे क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। ठीक है, 3 जगह तो ये होगी। कॉम्पटन इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अपना आता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या कहता है, देखो पेयर प्रोडक्शन या कह दो इसको हिंदी में युग्म उत्पादन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन या युग्म उत्पादन अपने पास क्या था, ये कुछ भी लिखना नहीं है आपको, ये रफ चल रहा है ना, लिखने वाला यहां होगा। पेयर प्रोडक्शन या युग्म उत्पादन अपने पास क्या था कि कोई भी मतलब मान लो लाइट है ना, गामा रे है अपने पास, कोई भी विकिरण है, तो वो क्या करता है एक टाइम पे अगर उसको कंडीशंस दी जाए तो वो क्या कर जाएगा, अपने पास डिस्ट्रॉय कर लेगा खुद को। एक विकिरण है, प्रकाश है, वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा और खुद को डिस्ट्रॉय करके क्या बना देगा, एक बना देगा इलेक्ट्रॉन, एक बना देगा पॉजिट्रॉन, एक बनाएगा इलेक्ट्रॉन, एक बनाएगा पॉजिट्रॉन, और दोनों के पास क्या है, मास है। मतलब क्या हुआ कि लाइट आई, क्या थी ये, तरंग के रूप में आई, क्लासिकल तो यही कह रही है तरंग है, और वो किस में बदल गई, पार्टिकल में बदल गई। किसमें बदल गई, पार्टिकल में बदल गई। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या, क्लासिकल के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल क्लासिकल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको समझा ही नहीं पाएगी क्लासिकल, कभी समझा ही नहीं पाएगी। तो इसे कौन समझाएगा, अपना क्वांटम मैकेनिक्स समझाएगी। तो क्लासिकल आकर के यहां भी क्या हो गई, फेल हो गई, यहां भी क्या हो गई, क्लासिकल अपने पास फेल हो गई। इसके बाद एक चीज और आई थी, क्या आई थी, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता। देखो जो ऊष्माधारिता होती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है सॉलिड के अंदर, वो अपने पास 2 चीजों से मिलकर बनती है, वो अपने पास 2 चीजों से मिलकर बनती है। कौन सी चीजों से मिलकर बनती है, पहला आता है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक परमाणु के अंदर क्या है, एटम के अंदर है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं हीट को ट्रांसफर करने में, हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाने में। तो पहला पार्ट होता है स्पेसिफिक हीट का सॉलिड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट और विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, कौन सी वाली, इलेक्ट्रॉन वाली। ओके, और दूसरा क्या होता है अपने पास, दूसरा आता है अपने पास लेटिस, लेटिस स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। तो ये तो अपने पास हो गई इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, और ये अपने पास हो गई जालक वाली। ठीक है, लेटिस वाइब्रेशन, लेटिस स्पेसिफिक हीट हो गई, और पहली कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। मतलब पहला तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन चालन करने होंगे उष्मा का। दूसरा क्या करेंगे, जो वहां पे मॉलिक्यूल अवेलेबल है, ठीक है, जो जालक अवेलेबल है, वही क्या कर रहा होगा, वाइब्रेशन कर रहा होगा, खुद ही क्या कर रहा होगा, वाइब्रेशन कर रहा होगा, और उससे ऊर्जा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर हो रही होगी। ये दोनों चीज कहां होती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता के अंदर होती है। विशिष्ट ऊष्माधारिता 2 चीजों से मिलकर के बनती है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स तो यहां भी फेल हो गई, क्लासिकल मैकेनिक्स तो यहां भी जवाब नहीं दे पाई। तो इन सारी चीजों के अंदर क्या फेल हो गई, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। क्लासिकल मैकेनिक्स यहां फेल हो गई, तो अब इसका जवाब देने कौन आएगा, क्वांटम आएगी। ठीक है ना, अब आपको यह क्या याद रखना है, आपको बस ये फेलियर याद रखने हैं। जैसे कि मैं अभी लिखवा दूंगा, आपको लिस्ट बनवा दूंगा कि इन जगह को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी थी, तो आपको बस ये याद रखना है। इनको एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि अब आपको याद रहे। ओके, तो इसके अंदर आप पहला पॉइंट लिख लो, फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पहला आ जाएगा, हेडिंग आपने डाल ली, फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, या फिर चीर सम्मत सिद्धांत की असफलता। तो पहला इसके अंदर आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
हिंदी में लिखोगे तो वो इस इंग्लिश के बाद बताता हूं, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। बी आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेडिएशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ठीक है। हिंदी में आप लिखोगे तो ये हो जाएगा कृष्णिका विकिरण वक्र, इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओके, तीसरा क्या हो जाएगा, सी जो पॉइंट अपना वो हो जाएगा कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। अब कौन सी चीज क्या थी, उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे दिया था, आपको उतनी जरूरत है, जो लिखवा रहा हूं वो याद करने की जरूरत है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद आता है पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन। उसके बाद आता है अपने पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ठोसों की विशिष्ट उष्माधारिता, ठोसों की विशिष्ट उष्माधारिता, ठीक है। इस प्रकार जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी आपकी बहुत सारी दिन क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। उसके बाद नए नए साइंटिस्ट आए, नए नए भौतिक वैज्ञानिक आए और उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए क्लासिकल मैकेनिक्स को पीछे रखने के, ठीक है। तो कुछ आगे रखने की ट्राई किससे की गई, क्वांटम मैकेनिक्स से की गई। तो क्वांटम मैकेनिक्स अपनी क्या कहलाती है, आधुनिक अवस्था भौतिकी कहलाती है। जो वर्तमान में आप जो भी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं सारे के सारे किस पे होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पे होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही वाइड और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसके बाद ये अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको सिर्फ इसके अंदर इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है ना। इस टॉपिक से बेसिकली क्वेश्चन आता नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत। देखो आप क्वांटम इंटर करने जा रहे हो, ठीक है। अब पहली बात क्या आती है क्वांटम के अंदर कि देखो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि आप किसी भी चीज को एग्जैक्टली बता सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप एक बात छोटी सी स्टोरी सुनो, ठीक है। एक पार्टिकल है वो भाग रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, भाग रहा है। अगर वो पार्टिकल धीरे भागता है, अगर वो पार्टिकल क्या करता है, धीरे भागता है, ठीक है, तो आप उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली बता सकते हो, बता सकते हो ना। एक पार्टिकल है वो बहुत धीरे भाग रहा है तो आप उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली बता सकते हो कि अपने पास वो कहाँ है, यहाँ है, आपको दिख रहा है वो कहाँ है, यहाँ है। तो उसकी आप जो स्थिति है, स्थिति कह दो या पोजीशन है, वो क्या बता पा रहे हो, एग्जैक्टली बता पा रहे हो कि वो पार्टिकल कहाँ पड़ा है, वो देखो वो पार्टिकल रहा। तो अपने पास उसकी स्थिति आप क्या बताओगे, एग्जैक्टली बता पाओगे। तो उसकी जो स्थिति है उसमें जो अनिश्चितता है उसको लिखते हैं डेल एक्स, ठीक है ना। स्थिति के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चितता है, उसको लिखते हैं डेल एक्स से। तो वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो धीरे भाग रहा है तो उसकी स्थिति आप क्या बता पा रहे हो, एग्जैक्टली बता पा रहे हो। लेकिन अगर ये धीरे भाग रहा है, ये धीरे भाग रहा है, इसमें गति नहीं है, ये धीरे भाग रहा है इसमें गति नहीं है ना, इसमें अगर गति ही नहीं है, ठीक है, तो आप इसका संवेग जो है, इस संवेग किसको बताता है, संवेग गति को बताता है। अगर आप गति सही ढंग से नहीं बता पा रहे तो आप इसका संवेग भी ढंग से नहीं बता पाओगे, ठीक है। संवेग ढंग से नहीं बता पाओगे, इसकी तरंग दैर्ध्य भी ढंग से नहीं बता पाओगे कि इसके साथ जो तरंग संबंधित है। आपको याद हो तो 12वीं के अंदर एक चैप्टर लगता है अपना कि प्रत्येक भागने वाले पार्टिकल के साथ कोई भी अपने पास मूवमेंट करने वाला पार्टिकल है उससे संबंधित क्या होती है कि द्रव्य तरंग होती है। तो अगर ये धीरे भाग रहा होगा तो वो तरंग भी कैसे भागेगी, धीरे भागेगी। सफिशिएंट नंबर ऑफ उसके अंदर वेव्स ही नहीं बनेगी, सफिशिएंट नंबर ऑफ वेव्स नहीं बनेगी, तो आप उसकी तरंग दैर्ध्य का मापन है अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। संवेग का मापन अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो उस केस के अंदर जो अपने पास संवेग है उसके अंदर अनिश्चितता क्या हो जाएगी, उसके अंदर जो अनिश्चितता होगी वो बढ़ जाएगी, अनिश्चितता होगी वो बढ़ जाएगी। या फिर मान लो ये जो पार्टिकल वो क्या कर रहा था, बहुत फास्ट भाग रहा था, उसके अंदर कुछ ना कुछ गति है, ठीक है ना। उसके अंदर अब क्या है, सफिशिएंट नंबर ऑफ वेव्स है। तो अपने पास लैम्डा और जो पी है, अपने पास संवेग है और जो तरंग दैर्ध्य है, उसको आप ढंग से माप सकते हो। तो डेल लैम्डा कह दो या डेल पी कह दो, इसका मान क्या आ जाएगा,
0 आ जाएगा, है ना। इनको एग्जैक्टली माप लिया आपने, इनकी अनिश्चितता कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर इनकी अनिश्चितता 0 आ गई, अगर इनकी अनिश्चितता 0 अपने पास आ चुकी है, तो फिर अब देखो इतना तेज भाग रहा है, तो क्या आप इसकी स्थिति बता सकते हो क्या, ये पार्टिकल कहां है, नहीं बता सकते। तो इसकी जो स्थिति में अनिश्चितता होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यही चीज कहता है आपका, क्या बोलता है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था। तो उसने क्या कहा, किसी भी पॉइंट के ऊपर एक ही दिशा के अंदर आप स्थिति और संवेग को एक साथ यथार्थता से नहीं माप सकते। इन वन डायरेक्शन यू कांट मेजर एग्जैक्टली द मोमेंटम एंड द पोजिशन। ओके, कि अपने पास जो पोजीशन है और जो मोमेंटम है उनको आप एक ही डायरेक्शन के अंदर एग्जैक्टली नहीं माप पाओगे। यही क्या कहता है, अनिश्चितता सिद्धांत आता है। ठीक है, अब बात सुनो, अनिश्चितता सिद्धांत आया कहां से, अनिश्चितता सिद्धांत आया कहां से। आपने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, जो मैंने यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट जो लेक्चर अपलोड किया था क्रैश कोर्स का, आरपीएससी क्रैश कोर्स कह दो, एस्टेट क्रैश कोर्स कह दो, पीजीटी क्रैश कोर्स कह दो, उसका जो फर्स्ट लेक्चर अपना था उसके अंदर मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था। उसमें मैंने बात की थी कि प्रत्येक जो चीज है, चाहे वो प्रकाश हो चाहे वो पार्टिकल, वो दोनों की तरह बिहेव करेगा। प्रकाश का तो आपने देख रखा है ना, कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कण की तरह बिहेव करता है और तरंग की तरह बिहेव करता है। इसी तरीके से प्रत्येक जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल तो है ही, कण तो है ही, लेकिन जब वो अच्छे वेग से मूव करेगा तो उसके साथ क्या होगी, एक तरंग संबंधित होगी, तो वो तरंग के रूप में भी क्या कर रहा होगा, बिहेव कर रहा होगा। तो अपने पास प्रत्येक पार्टिकल भी दो तरीके से बिहेव कर रहा है, प्रत्येक तरंग भी दो तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है ना, तो मतलब जो कण है वो तरंग भी है, जो तरंग है वो कण भी है। ठीक है, तो आप यहीं पे देखो कि विस्थापन या स्थिति जो है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, कण की। तो इसमें क्या हो गया, डेल एक्स, और जो लैम्डा होता है अपने पास, वो किसकी प्रॉपर्टी होता है, तरंग की। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, कण की। ये किसकी प्रॉपर्टी है, डेल पी जो है, डेल पी है। पी आपको आप कैसे लिखते हो, एच अपॉन लैम्डा। तो जो पी है आपके पास वो किसकी प्रॉपर्टी है, तरंग की प्रॉपर्टी है। तो कहीं पे उसके पास गुण किसके हैं, पार्टिकल के हैं, कहीं उसके पास गुण किसके हैं, तरंग के हैं। ठीक है, तो ये दोनों जब एक साथ रहेंगे तो वहां क्या रहेगी, थोड़ी थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी कि कौन सी चीज क्या है। तरंग का गुण उसके अंदर बढ़ेगा, अगर ये एग्जैक्टली माप पा रहे हो तो डेल पी क्या हो गया, 0, तो ये एग्जैक्टली नहीं माप पाओगे। ठीक है ना, इसमें अनिश्चितता बढ़ जाएगी। जबकि अगर आप ये एग्जैक्टली नहीं माप पाओ, ओके, तो आप क्या माप पाओगे, ये एग्जैक्टली मेजर कर पाओगे, माप पाओगे। ठीक है, यही अपने पास क्या है, अनिश्चितता सिद्धांत है। इसकी थ्योरी आपको बताना थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आपको ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो क्या लगने लगे, अपना सा लगने लगे। ओके, अब अपना लगने लग गया, तो अब इसके अंदर आपको याद क्या रखना है वो आप देखो। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग के अनुसार अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, एट ए टाइम या पॉइंट वी कांट मेजर पोजीशन और मोमेंटम exactly there will be always some error in their measurement। एरर नहीं मत लिखो, अनसर्टेनिटी लिखो, अनसर्टेनिटी इन दियर मेजरमेंट। ठीक है, हिंदी में आप लिख लो इसको, हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी निश्चित टाइम के ऊपर, किसी निश्चित टाइम या किसी निश्चित क्षण के ऊपर हम स्थिति और मोमेंटम का, स्थिति और संवेग का बिल्कुल यथार्थता से मापन नहीं कर सकते। एट ए पॉइंट, किसी निश्चित समय पे या क्षण पे हम स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थता से मापन नहीं कर सकते, उनके अंदर हमेशा कुछ न कुछ अनिश्चितता पाई जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना सेम डायरेक्शन,
सेम डायरेक्शन। ये जो बात हो रही है ना, जो आप मोमेंटम और इसकी बात कर रहे हो, मोमेंटम और इसकी स्थिति की, ठीक है, तो ये सेम डायरेक्शन के लिए, जैसे कि डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाय टू। ओके, एच कट क्या है अपने पास, एच कट है एच अपॉन टू पाई। ये क्या कह रहा है कि डेल एक्स, एक्स दिशा के अंदर अनिश्चितता, पार्टिकल कोई गति कर रहा है, ओके, तो उसके एक्स दिशा के अंदर अनिश्चितता डेल एक्स है, ठीक है, और डेल पी एक्स क्या है, उसका एक्स दिशा में जो संवेग है उसमें अनिश्चितता क्या है, डेल पी एक्स है। इन दोनों का जो गुणनफल करोगे आप, इनके अनिश्चितता डेल एक्स और डेल पी एक्स, इसका जो गुणनफल करोगे, इसका मान हमेशा ही क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय टू रहेगा। उसका मान हमेशा ही एच कट बाय टू से बड़ा रहेगा, ठीक है। अब देख लो यहां डेल एक्स क्या है, डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, इन पोजिशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, एक्स दिशा में स्थिति में अनिश्चितता, एक्स दिशा में स्थिति में अनिश्चितता। इसी तरीके से डेल पी एक्स क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी लिखो आप, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। हिंदी में आप लिख दोगे कि अपने पास एक्स दिशा में संवेग में अनिश्चितता, डेल पी एक्स क्या है, एक्स दिशा में संवेग में अनिश्चितता, ठीक है, संवेग को मोमेंटम कहते हैं और पोजीशन किसको बोलते हैं, स्थिति को बोलते हैं, ओके। अब यहां पे जो ये बन गया, इसको कर दो डब्बे में बंद। ये आपके लिए क्या है, बड़े काम की चीज है, इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए फिलहाल कुछ ही नहीं है। इसमें आप देख सकते हो क्या कि इसका जो अनिश्चितता है ना, वो कम से कम कितनी हो सकती है, एच कट बाय टू हो सकती है, बाकी सारी की सारी क्या होगी, इससे बड़ी होगी, ओके। ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। यहाँ जो h है, जैसे h कट है तो ये क्या हो गया, h हो गया, ये कितना हो गया, h अपॉन टू पाई। तो h का मान कितना होता है, h का मान होता है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस से 34 जूल इंटू सेकेंड, ओके। नीचे क्या है, 2 गुणा पाई का मान 3.14, तो ये लगभग कट जाता है, तो ये आपका मान आता है 1.05 गुणा 10 की घात माइनस से 34 जूल इंटू सेकेंड। एच कट का मान कितना आ गया, 1 गुणा 10 की घात माइनस 34। ये भी आप डायरेक्टली यूज ले सकते हो जब अपने न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे, ठीक है। अब बात आती है, देखो यहां क्या आया, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय टू, मतलब इनमें अनिश्चितता का गुणनफल हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा ही होगा। इसमें आप एक चीज देखो कि अगर मैं क्या करूं, मैं x को क्या माप लूं, x को निश्चित कर दूं, क्या कर दूं, निश्चित कर दूं, या क्या कर दूं, एग्जैक्टली माप लूं, एग्जैक्टली मेजर्ड, निश्चित मापन कर दिया इसका, एग्जैक्टली आपने मेजरमेंट कर दी, तो जो डेल एक्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। सिंपल सी बात, एक्स को जब फाइनाइट कर दिया आपने तो डेल एक्स तो कुछ है ही नहीं, एक्स तो फिक्स कर दिया 0.0005, ठीक है, तो डेल एक्स कितना आएगा, जीरो। अगर डेल एक्स आप जीरो करते हो, यहां से देखो, अगर आपने ये जीरो किया डेल एक्स, तो डेल एक्स कहां जाएगा, इसके भाग में, तो डेल पी एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब जब डेल एक्स कहां जाएगा, जीरो की तरफ चला जाएगा, तो डेल पी एक्स कहां चला जाएगा, अनंत की तरफ। समझ रहे हो, इसके पोजीशन में के अंदर अगर स्थिति को आपने यथार्थता से माप दिया, तो जो डेल पी एक्स आपका वो क्या हो जाएगा, उसमें अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी, अनिश्चितता कितनी आ जाएगी, एरर कितनी आ जाएगी, अनंत एरर आ जाएगी, ओके। यही सेम यहां पे है, अगर आप पी एक्स क्या कर दो, निश्चित कर दो, ठीक है, एग्जैक्टली मेजर कर दो, एग्जैक्टली मेजर आपने ये कर दिया, ओके, तो अपने पास जो डेल पी एक्स हो गया वो कितना होगा, जीरो। यहां से देखो डेल पी एक्स जीरो करोगे, इसको निश्चित होना है, डेल पी एक्स को जीरो करोगे, ये इसके भाग में जाएगा, तो डेल एक्स कितना हो गया, इन्फिनिटी, तो डेल एक्स कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी अपने पास हो जाएगा, ओके। तो आप यहां से क्या समझे, आप यहां से ये समझे कि डेल पी एक्स के अंदर जो एरर है, डेल पी एक्स है ना, वो क्या हो गया, समानुपाती हो गया 1/डेल एक्स के। जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, पर एरर कुल मिला के हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय टू रहेगी, ये आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है, देखो एक चीज पूछ ली जाती है जो काफी रेयर क्वेश्चन है पूछा नहीं जाएगा पर पूछ लिया जाए कि अपने पास एक्सपेरिमेंट प्रूफ क्या है, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप कह पाओ कि हाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, क्या रियल लाइफ के अंदर ऐसे प्रूफ है, हाँ ऐसे अपने पास 2 से 3 प्रूफ है, उनके आप नाम लिख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे, है ना। ऐसे पूछ सकता है कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है ना, प्रायोगिक सत्यापन कौन से निम्न में से कौन सा नहीं दर्शाता, तो आपको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। तो यहां आप लिख दो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट प्रूफ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
कि अपने पास प्रायोगिक सत्यापन किससे किया गया, किसका, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो इसके अंदर अपने पास दो नाम है, आपको याद रखने, एक्सप्लेनेशन इनका याद करने की और नया मुझे समझाने की जरूरत है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, यहाँ पे अपने पास आता है एक हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप, हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप। ओके, दूसरा अपने पास इसके अंदर आता है डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हिंदी में भी लिखवा दूंगा, एक बार इंग्लिश में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स एट ए नैरो स्लिट, हिंदी में लिख दो हाइजेनबर्ग गामा रे, हाइजेनबर्ग मैं लिख देता हूं हाइजेनबर्ग गामा किरण सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, थोड़ा सा आप इंग्लिश में चलोगे बेटर रहेगा आपके लिए, है ना, क्योंकि पेपर होता है वो बाइलैंग्वेज में आता है। डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए नैरो स्लिट, इलेक्ट्रॉन का सूक्ष्म या पतली झिर्री से विवर्तन। ठीक है, जो अपने पास विवर्तन आपने प्रतिरूप किया था, याद करो विवर्तन प्रतिरूप में क्या होता है, किस प्रकार आती है चीजें, इस प्रकार आती है ना, इस प्रकार आती है ना। ये क्या दर्शा रही है, ये अनसर्टेनिटी को तो दर्शा रही है, समझ रहे हो ना आप, ये किसको दर्शा रही है, अनसर्टेनिटी को ही दर्शा रही है। ओके, इसके बाद अपने पास आता है, ये बस आपको दो याद रखने, ठीक है ना, नाम इसके अंदर और कुछ नहीं है, कहीं पूछ ले पेपर के अंदर ऑप्शन में तो वहां आपको ये हेल्प करेगा। इसके बाद अपने पास देखो क्या आता है कि ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, जो अनिश्चितता का सिद्धांत आप कर रहे हो, ये किस पे लागू होता है, सुयुग्मी पेयर पे लागू होता है, सुयुग्मी युग्म पे लागू होता है, ठीक है ना, कंजुगेट पेयर पर लागू होता है। एप्लीकेबल किस पे होता है, लागू होता है, सुयुग्मी पेयर पे क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। जैसे कि सुयुग्मी पेयर कौन से हैं, एक्स है इसके लिए पी एक्स होगा, वाई होगा तो इसके लिए पी वाई होगा, जेड होगा तो इसके लिए पी जेड होगा। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे बनेगा, ये अनिश्चित सिद्धांत बनाओ, डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2, डेल वाई डॉट डेल पी वाई ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2, इधर क्या आ जाएगा, डेल जेड कोमा डेल पी जेड ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2। ओके, ऐसा रहेगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनमें अनिश्चित सिद्धांत तो लगेगा, इनमें भी लगेगा और इनमें भी लगेगा, ये चीजें आपको लिखनी है, आप लिख लीजिए, है ना, इनमें भी लगेगा। लेकिन अगर आप पोजीशन किस में माप रहे हो, एक्स में माप रहे हो, और मोमेंटम किस में माप रहे हो, वाई में माप रहे हो, तो कोई अनिश्चितता हो ये जरूरी नहीं है। तो ये मान कितना होगा, ये मान 0 हो सकता है। आपको मेरी बात समझ में आई, एक्स दिशा में मोमेंटम मापोगे, एक्स दिशा में ही अपना स्थिति देखोगे, तो अनिश्चितता हमेशा एच कट बाय 2 से बड़ी होगी। लेकिन अगर दोनों अलग अलग दिशा में मापोगे तो अनिश्चितता 0 हो सकती है, ठीक है ना, और ये 0 ही होगी। आप एग्जैक्टली माप सकते हो पोजीशन और मोमेंटम अलग अलग दिशा में। तो ये चीज आप और के लिए भी लिख लो, डेल वाई के साथ डेल एक्स माप लो, क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से कुछ भी मापो बस अलग होना चाहिए, डेल जेड के साथ डेल वाई माप लो, क्या आ जाएगा, 0 आएगा। मतलब क्या समझे, अगर x है और px है तब ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल एच कट होगा। न्यूमेरिकल के अंदर इसको अपने इक्वल भी लेते हैं और इसको एच कट भी लिख देते हैं, वो अपने जब न्यूमेरिकल करेंगे आपको अच्छी तरीके से और चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, संयुग्मी चर मैंने आपको लिखा दी, ये होता है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये होता है। ठीक है, अब देखो ये तो अपने पास क्या हो गया, स्थिति और संवेग के अंदर अनिश्चितता की बात होगी। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अनिश्चितता सिद्धांत कहाँ है, यहां तक लिमिट नहीं रहता और भी आगे। तो इसका अगला टॉपिक जो है अनिश्चितता सिद्धांत का ही, ये क्या है, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत। अब देखो क्या होता है, आपने मोमेंटम देख लिया और आपने एक्स देख लिया ना, मोमेंटम देख लिया और आपने एक्स देख लिया। इसी तरीके से क्या होता है, एनर्जी में भी और समय के अंदर भी क्या होती है, अनिश्चितता पाई जाती है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी, एच कट बाय 2 होगी। ठीक है, जहां डेल ई क्या है, ऊर्जा में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। ओके, और डेल टी क्या है, समय में अनिश्चितता और अनसर्टेनिटी इन टाइम। और इसको कैलकुलेशन के लिए अपने कैसे यूज करेंगे, न्यूमेरिकल के अंदर डेल ई डॉट डेल टी
लगभग लगभग इक्वल कर देंगे किसके, एच कट बाई 2 के। क्यों, इससे बड़ी होगी तो इसका मान लगभग इससे बड़ा कौन है, एच कट है, तो एच कट के लगभग इसको इक्वल मान के अपने इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अपने पास आता है, ये हो गया अपने पास एनर्जी टाइम। अब आपको ये भी पता है जो टाइम होगा जब इसका रिवर्स करोगे 1/Δt करोगे तो अपने पास क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी। जब टाइम का उल्टा करोगे तो क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी। तो वो भी चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ये भी चीज अपने न्यूमेरिकल में यूज लेंगे। ओके, ये थोड़े से नोट सही रहे इसलिए मैं इनको ऐसे थोड़ा सा यहां से रिमूव करता हूं, है ना। तो अपने पास क्या है, समय और ऊर्जा जो है उसके अंदर भी अनिश्चितता सिद्धांत लगेगा, हाइजेनबर्ग वाला। उसको आप कुछ इस तरीके से लिखोगे। तो इनसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उनको मैंने क्या कर दिया है, बॉक्स में बंद कर दिया है, वो आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीज अनिश्चितता सिद्धांत की कोई भी नहीं छोड़ी अब तक, सारी को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद अपने पास आता है अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास, देखो स्थिति संवेग हो गया, ठीक है, ऊर्जा और समय हो गया, ठीक है। अब एक चीज क्या आती है, अब आप जब कोणीय गति करोगे, आप जब सर्कल वाली गति करोगे, क्या बोलते हो उसको आप, सर्कल वाली गति को वर्तीय गति कर रहे होंगे, ठीक है। तो अपने पास वहां पे क्या आता है, कोणीय संवेग आता है। यहाँ क्या रहता है, स्थिति जो गति करते हो आप, जो सीधी गति कर रहे हो ऐसे वाली, उसमें क्या होता है, संवेग होता है। जबकि आप ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट करते हो तो आपके पास क्या आता है, कोणीय संवेग आता है। क्या आता है, कोणीय संवेग आता है। तो कोणीय संवेग के अंदर जो अनिश्चितता है उसका भी संबंध होगा ना। यहाँ P था, क्या था, विस्थापन का संबंध था, विस्थापन से, सॉरी x दिशा के संवेग का संबंध था x दिशा के विस्थापन से। तो जब कोणीय गति करते हैं तो अगर कोणीय गति करते हैं तो संवेग की जगह कौन ले लेता है, संवेग की जगह ले लेता है कोणीय संवेग, और जो विस्थापन है उसकी जगह है कोणीय विस्थापन। समझ रहे हो, विस्थापन की जगह कौन ले लेगा, कोणीय विस्थापन ले लेगा, और जो मोमेंटम है उसकी जगह कौन ले लेगा, L ले लेगा, ठीक है ना। और जो कोणीय विस्थापन आपके पास होता है, जो कोणीय विस्थापन आपके पास होता है वो है मान लो थीटा है, और जो कोणीय संवेग आपका वो मान लो आप L मान लो या J मान लो, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करने का तरीका इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फिर जो अनसर्टेनिटी इनके अंदर थी ना, वो कोणीय गति में कहां लग जाएगी, इन पे भी लग जाएगी, वो अपने यहां पे लिखने वाले हैं, ठीक है। सेम टू सेम वैसी रहेगी, देख लो। अगला अपने पास क्या है, द एंगुलर मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन momentum and angular position कोणीय संवेग तथा कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता, सेम टू सेम आ रहेगा। जो विस्थापन है उसको कोणीय विस्थापन से रिप्लेस कर दो, विस्थापन था उसको कोणीय विस्थापन से, वहां पे x था तो यहाँ पे d थीटा, और वहां पे जो क्या था संवेग था इसको यहाँ पे कोणीय संवेग से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल जे जेड। ऐसा क्यों लिखा है, वहां पे क्या था, x दिशा थी ना, तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, जो मेन कंपोनेंट मानते हैं ना वो मानते हैं जेड एक्शन का। तो अगर जो थीटा है, जो डी थीटा है, ये क्या है, ये अपने पास क्या है, कोणीय स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है। और डेल जे जेड क्या है, थीटा के संगत अपने पास, या लिख दो थीटा का संयुग्मी कोणीय संवेग, ठीक है। डेल थीटा क्या है, कोणीय स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है। और जो डेल जे जेड है ये अपने पास क्या है, थीटा के संयुग्मी कोणीय संवेग में अनिश्चितता, था, ठीक है। ये डेल थीटा है, ये डेल जेड है, ये ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, h कट बाय 2 हो जाएगा। ये जो थीटा है इसको अपने पास काफी जगह आपको फाई लिखा मिलेगा, तो आप ये भी ध्यान रखें, जब आप 3 कोऑर्डिनेट लोगे, r थीटा फाई लेके चलोगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करोगे, गोलीय निर्देशांकों की बात करोगे, तो जो आपके पास डेल फाई होगा ना, उसके संगत जो कोणीय संवेग होता है उसको डेल जेड से लिखते हैं, तो ये अपने पास आ जाता है h कट बाय 2। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखोगे, काफी आपके ये काम में आने वाला है, ठीक है। यहां पे अपना क्या हो गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगभग फिनिश हो गया। अब आता है एप्लीकेशन क्या है, काम क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। आपने तो अनिश्चितता बताई है, ये तो हाइजेनबर्ग ने क्या किया, कमियां निकाल दी,
ठीक है कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा, ठीक है कमियां निकाल दी, पर इन कमियां निकालने की भी बहुत वैल्यू है। या कैसे, जो अपनी इसने जो कमियां निकाली है, हाइजेनबर्ग ने जो कमियां निकाली है ना, जो फॉर्मूला दिया, ये बहुत काम का अपने पास चीज है, बहुत काम की चीज है। इसको यूज करके अपने बहुत सारी चीजें बता पाते हैं, बहुत सारे रिजल्ट क्या कर पाते हैं, ड्राइव कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो एक काफी वैल्यूएबल चीज है, उससे वैल्यूएबल चीज है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो आपको लिखाया है ना अब तक, इससे ही आ जाएगा, और भी अपने इससे में आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। निश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। ठीक है, पहले मैं आपको लिखवाता हूं, उसके बाद इसको समझाऊंगा। ठीक है ना, पहले नोट डाउन करवाता हूं, फिर मैं इसको आपको समझा दूंगा। पहले इंग्लिश में लिखवा देता हूं, फिर इंग्लिश में हिंदी में बोल दूंगा, तो आप लिख लेना है ना। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन inside the न्यूक्ली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक में न पाया जाना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक में न पाया जाना। दूसरा है अपने पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एच एटम, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एच एटम। हिंदी में लिख लो, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था ब्रैकेट में लिख दो न्यूनतम, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था ब्रैकेट में लिख दो न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा। इसमें जो थर्ड अपने पास, थर्ड है वो आप लिखोगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर। सरल आवर्ती दोलक की मूलभूत अवस्था में, सरल आवर्ती दोलक की मूलभूत अवस्था में ब्रैकेट में लिख दो 0 पॉइंट एनर्जी, ब्रैकेट में लिख दो 0 पॉइंट एनर्जी। क्या बोला है, सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था में ऊर्जा, या सरल आवर्ती दोलक की 0 पॉइंट एनर्जी। इसे भी आप क्या करोगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से पता कर सकते हो। और बताता हूं, चौथा इसका एक्सपेरिमेंट जो है, एप्लीकेशन है, वो है एनर्जी विड्थ एंड, ये सारे एक्सप्लेन करूंगा, एक बार लिख लो आप, है ना। एनर्जी विड्थ एंड लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ एटम, एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ एटम। इसके अंदर पांचवा आ जाएगा अपने पास नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। हिंदी में लिखा देता हूं, एनर्जी विड्थ एंड लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। ऊर्जा अनिश्चितता तथा जीवन काल, ऊर्जा अनिश्चितता तथा जीवन काल ब्रैकेट में लिख दो परमाणु की उत्तेजित अवस्थाओं के लिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो जितनी हाई एनर्जी में होगा, कोई परमाणु है वो जितनी हाई एनर्जी में रहेगा ना, उतना ही वो कहाँ क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देखो, डेल ई डॉट डेल टी क्या था, डेल ई डॉट डेल टी ग्रेटर देन इक्वल h²/2, वो उतनी हाई पे है। जितना वो ऊंचा है ना, ई जितना ऊंचा होगा उसका टी क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है ना, उसका टी क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। वो जितनी ऊंचा ऊर्जा स्तर में उतना ही वो जल्दी नीचे आ जाएगा। अगला लिख लो नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस।
स्पेक्ट्रमी लाइंस की स्पेक्ट्रमी लाइंस की प्राकृतिक चौड़ाई, स्पेक्ट्रमी लाइंस की प्राकृतिक चौड़ाई, स्पेक्ट्रमी लाइंस की प्राकृतिक चौड़ाई। अब इसके अंदर समझा दूं आपको ये सारे, आ जाओ, याद रखने में आसानी होगी, ठीक है ना। पहला क्या करा है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। पहले क्या माना गया, देखो जो अपने पास आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था, रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई होगी मैंने आपको न्यूक्लियस के अंदर, जो अपने पास 12th क्लास का चैप्टर होता है, लगभग 12वां चैप्टर होता है, 12वां नहीं 13वां चैप्टर होता है नाभिक। उसके अंदर क्या था कि अपने पास बीटा डीके होता है। बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके दो प्रकार का होता है, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। तो वहां बीटा नेगेटिव जो डीके है, वहां क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, वहां क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब बात आ गई, नाभिक से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब वो इलेक्ट्रॉन है वो कहां था, नाभिक के अंदर था। पर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर नहीं होता है। ये चीज कहां से पता चली, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पता चलती है। कैसे, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 है ना, एक फर्मी होता है। तो अनसर्टेनिटी कितनी होती है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है नाभिक के अंदर अगले इलेक्ट्रॉन होगा, नाभिक के अंदर अगले इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर ही रहेगा। 10⁻⁻15 इधर जा सकता है, 10⁻⁻15 इधर जा सकता है। तो उसकी जो स्थिति में अनिश्चितता थी वो कितनी हो गई, 2 × 10⁻15 हो गई। डेल एक्स का मान आ गया, डेल एक्स का मान आपके पास आ गया, वो आप यहां पुट करोगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, डेल पी का मान आ जाएगा। पी का मान आ गया ना, डेल पी का कह दो या पी का मान आ गया, तो p²/2m से आपके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आ गई। अब क्या देखा गया कि अगर आप ऐसे मानते हो कि इलेक्ट्रॉन अपने पास न्यूक्लियस के अंदर है तो डेल एक्स क्या होगा, 10⁻⁻15 होगा। इसको यूज करके जो आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करोगे ना, वो उस एनर्जी से अलग थी, उस एनर्जी से बिल्कुल अलग थी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कब थी, जब वो बीटा डीके कर रहा था। समझ रहे हो, बीटा डीके हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, उसकी एनर्जी आपने मेजर कर ली। अब माना कि इलेक्ट्रॉन कहां था, नाभिक के अंदर था, तो वहां की अनसर्टेनिटी देखी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम देखा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी देखी। तो वहां से आपको ये पता चलता है कि आपके उस इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होता तो उसकी जो ऊर्जा थी ना वो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से बिल्कुल अलग है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाभिक के अंदर था ही नहीं, ये कहां था, ये बाहर ही था, या कह दो ये क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, पर ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं पाया जाता। ये किससे पता लगा, अपने पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पता लग जाता है। इसके बाद क्या आता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एच एटम आता है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एच एटम जो होती है वो कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जो अपने पास हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी जो अपने पास मूल भौतिकावस्था में ऊर्जा है वो भी आप किससे कैलकुलेट कर सकते हो, इससे कैलकुलेट कर सकते हो। किससे, अपने पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, ठीक है। इसका मान कितना आएगा वो आपको पता ही है, कितना आता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप किससे कैलकुलेट कर पाते हो, ये हाइड्रोजन एटम की जो मूलभूत अवस्था की जो ऊर्जा है उसको भी आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अनिश्चितता सिद्धांत से कैलकुलेट कर पाते हो। तीसरा क्या आता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना। जो अपने पास सरल आवर्ती दोलक है उसकी मूलभूत अवस्था में जो ऊर्जा है वो भी कैसे आ जाएगी, 1/2 H कटे ओमेगा आ जाती है। इसको भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। आपको बस ये हेडिंग से याद रखनी है, ये हेडिंग आपके काम आएगी क्योंकि इनमें डेरिवेशन है, तो वो डेरिवेशन आपके कोई काम का नहीं है, ओके। मेन रिजल्ट जो है वो जब हम इन टॉपिक को पढ़ रहे होंगे वो अपने पास आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी थ्योरी जो क्या बोलते हैं, जो डेरिवेशन है वो अपने किसी काम की नहीं है। अगला क्या है, एनर्जी विड्थ एंड लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम, कि आप क्या देखते हो कि जब स्पेक्ट्रम देखोगे, किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम देखोगे, ये अपने पास हायर स्टेट है, ये लोअर स्टेट है, तो ये इससे इसमें आता है, तो अपने को क्या मिलनी चाहिए, सिंगल लाइन मिलनी चाहिए ना। अपना जो ग्राफ देखें, इसका स्पेक्ट्रम देखें तो ऐसा मिलना चाहिए, वो ऐसा नहीं मिलता। वो कैसा मिलता है, ऐसा मिलता है। कैसा मिलता है, ऐसा मिलता है। कुछ उसके अंदर क्या मिलेगी आपको, विड्थ मिलेगी, स्पेक्ट्रम लाइन की क्या मिलेगी, विड्थ मिलेगी। ये क्यों मिला, क्योंकि दोनों लेवल की एनर्जी में क्या है, अंतर है। तो अपने पास डेल ई है, डेल ई होगा तो डेल क्या आएगा, टी आएगा, डेल टी आएगा तो डेल न्यू भी होगा, है या नहीं। डेल ई अपने पास तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डेल टी भी होगा, डेल टी होगा तो डेल न्यू भी होगा। डेल न्यू होगा तो ये देखो फ्रीक्वेंसी कहो चाहे तरंग देखो, इसके अंदर क्या है अपने पास, अनिश्चितता है, ठीक है। ये भी अपने पास किससे आता है, अनिश्चितता सिद्धांत से आता है। इसके अलावा क्या है, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, ये दोनों मैं एक साथ ही समझा देता हूँ आपको। देखो एटम ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा, उसकी जो स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी वो थोड़ी सी चौड़ी होगी, है ना। वो किससे पता चलता है, अपने पास नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन होती है। तो प्रत्येक स्पेक्ट्रम लाइन कभी भी आपको सीधी नहीं मिलेगी, वो थोड़ी सी क्या मिलेगी, वाइड मिलेगी, थोड़ी सी वो क्या मिलेगी आपको, चौड़ी मिलेगी। इससे पहले वाला क्या है, एनर्जी विड्थ एंड लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु है, जब वो अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में है,
जब वो क्या है उच्च ऊर्जा स्तर में, तो उसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसका लाइफ टाइम क्या होगा, उतना ही कम होगा। जैसे कि आप देख सकते हो लेजर, जब आप पढ़ते हो लेजर, आप पढ़ते हो, आपने पढ़ा भी होगा, उसके अंदर क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा उच्च ऊर्जा स्तर है, बहुत ज्यादा क्या है उच्च ऊर्जा स्तर है ना, तो जिसे आप क्या बोलते हो, उच्च ऊर्जा स्तर बोलते हो, क्या बोलते हो, उत्तेजित ऊर्जा स्तर और मूलभूत ऊर्जा स्तर, और उसके बीच में क्या आती है, मेटास्टेबल स्टेट आती है। क्या आती है, मेटास्टेबल स्टेट। तो आप क्या देखते हो, इसका लाइफ टाइम क्या है, सबसे कम, एनर्जी ज्यादा तो लाइफ टाइम कम, टी कम। इसका क्या है, एनर्जी थोड़ी कम हो गई तो लाइफ टाइम थोड़ा बढ़ गया। ग्राउंड स्टेट के लिए क्या है, एनर्जी सबसे कम तो लाइफ टाइम सबसे ज्यादा। यहां पे अपने पास क्या होता है, इसी के साथ अपना जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब इसके अपने करेंगे न्यूमेरिकल। आ जाओ इसके न्यूमेरिकल करते हैं, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं आरपीसी में आएगा न्यूमेरिकल से। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद उसको अपने सोल्व करेंगे। ओके, तो आरपीसी के अंदर जो पहला न्यूमेरिकल आया था वो अपने पास है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, समझ में आ जाएगा आपको, इंग्लिश में लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अकॉर्डिंग टू, is right according to uncertainty principle, uncertainty principle। ठीक है, जो आपका सबसे लास्ट वाला पेपर था, लास्ट के 2 साल के पेपर थे वो यूट्यूब पे करवा दिए, बाकी सारे के सारे पीवाईक्यू, इवन की लास्ट वाले को छोड़ के 2020 तक अपने जितने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन अपने लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, पीवाईक्यू। और जो लास्ट वाला था 2023 में एग्जाम हुआ था, लगभग 10-12 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, उसका सोल्यूशन अपने यूट्यूब पे पहले ही करवा दिया है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन आपके पास क्या है, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन ऑलमोस्ट इक्वल टू एच कट। ठीक है, बी क्या है, डेल एक्स डॉट डेल पी वाई ऑलमोस्ट इक्वल टू एच कट। सी क्या है, सी है डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज इक्वल टू 0। डी है अपने पास डेल डेल वाई डॉट डेल पी एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एच कट। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है, क्या कहता है, कॉन्जुगेट होंगे, आपस में जो कॉन्जुगेट होंगे, जैसे कि एक्स पी एक्स है तो अनिश्चितता पाई जाएगी, एक्स पी एक्स है तो अनिश्चितता पाई जाएगी, एच कट बाई 2 या कह दो एच कट पाया जाएगा। दोनों अलग अलग है तो अनिश्चितता नहीं पाई जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा 0। दोनों सेम है तो अनिश्चितता पाई जाएगी, तो 0 नहीं आ सकता। दोनों क्या है, अलग अलग है तो अनिश्चितता नहीं पाई जाएगी, यहाँ क्या आएगा 0। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर 1 है वही क्या है, ओनली सही है, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, इसके बाद अपना जो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है आरपीएससी के अंदर ही, द पल्स ऑफ ए रडार, द पल्स ऑफ ए रडार, हिंदी भी लिखवा दूंगा इसकी, ऐसा कुछ नहीं, बाकी एक्सप्लेन करूंगा ना तो उसकी हिंदी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। रडार हैज बीन स्पीड ऑफ 0.25 माइक्रोसेकंड, 0.25 माइक्रोसेकंड। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अनसर्टेनिटी इन द, uncertainty in the energy in electron volt, in electron volt of the corresponding photon, of the corresponding photon। ऑप्शन अपने पास 10 की घात -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है 10 की घात -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी है अपने पास 10 की घात -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी है अपने पास 10 की घात -13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है अपने पास, द पल्स ऑफ रडार, कोई भी रडार है, हैज बीन स्पीड ऑफ दिस, ये उसके जो समय है ना उसके अंदर स्पीड इतनी है, अनिश्चितता कितनी है, इतनी है 0.25 माइक्रोसेकंड। रडार के जो समय है उसके अंदर अनिश्चितता इतनी है,
ठीक है, टाइम पीरियड में बोल दो आप, चाहे समय में बोल दो, जो आपको दिया है देख सकते हो आप। स्पीड का मतलब तो एनिशिता ही होता है, डेल टी होता है, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अनसर्टेनिटी, तो क्या अनिश्चितता होगी किसके अंदर, इन द एनर्जी, ऊर्जा में क्या अनिश्चितता होगी, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर क्या अनिश्चितता होगी, ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन। तो जो रडार है उसके अंदर स्पीड इतनी है, उसके समय के अंदर इतना अंतर है, ठीक है ना। तो फिर उसकी जो एनर्जी होगी उसके अंदर कितनी अनिश्चितता होगी, ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखना है, ठीक है ना। वो जो फोटोन उत्सर्जित कर रही है उसकी एनर्जी के अंदर कितनी अनिश्चितता होगी, साफ का साफ आपको पता चल रहा है। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, डेल ई डॉट डेल टी ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2 होता है। ग्रेटर देन इक्वल कितना होता है, एच कट बाय 2 होता है। तो आप इसको कैसे ले चलो, लगभग इक्वल लेके चलो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास डेल ई बराबर ग्रेटर देन इक्वल रख लो एच कट बाय 2 इंटू क्या आ जाएगा डेल टी। तो डेल ई कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल एच कट का मान कितना है, एच कट का मान रखो आप, एच कट का मान रखो, एच कट का मान रखोगे तो ये हो जाएगा अपना कितना बताया था 1.05 गुणा 10 की घात माइनस 34 बटा 2, डेल टी का मान कितना है 0.25, आगे माइक्रो 10 की घात माइनस 6 सेकेंड, ठीक है ना, डेल टी का मान रखा है। सोल्व करो, डेल ई ग्रेटर देन इक्वल ये आ गया इतना, सोल्व कर दें इसको, कर दो सोल्व, क्या हो जाएगा 25 दूने 50, तो ये तो आ गया 0.5, 25 दूने 50, 0.5 आ गया, 0.5 से 1 को काटोगे तो ये आ गया 2, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 34 यहाँ है, 10 की घात माइनस 6 यहाँ है, तो ये बच गया 10 की घात माइनस 28, बच गया ना 28। अब ये किस में आ गया, जूल में आ गया। अपना आंसर किस में है, क्यों, क्योंकि ये सारा ऐसा ही है, ये जूल सेकंड था, ये सेकंड था, ठीक है ना, तो ये सारे ऐसा ही है, तो अपना आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एनर्जी का जूल होता है। अब अपने को इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आपको पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से जूल होता है, या 1 जूल बराबर कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस से 19, इतना आ गया ना। तो 1 जूल का यहाँ पे मान रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, डेल ई ग्रेटर देन इक्वल कितना है, ये 2 गुणा 10 की घात माइनस 28 गुणा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस से 19, 19 से 28 को काटोगे तो ये बनेगा 10 की घात माइनस से 9, 16 को काटोगे 20 से, है ना, 16 20 है ये, तो 16 कम 16 बच गए 4, तो 16 दूने 32, तो ये आ गया 1.2 गुणा 10 की घात 19 और 28 था, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, 1.2 गुणा 10 की घात माइनस से 9, तो लगभग आपका डेल ई का मान है वो कितना आ गया 10 की घात माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी इंग्लिश वाला कोई भी बर्डन आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो इसके अंदर क्या है अपने पास, थर्ड क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर है, इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट, इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट, in a certain experiment at a certain time, at a certain time, the position of a 2 keV electron, a 2 keV electron 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन is measured within an uncertainty, within an uncertainty limit 1 एंगस्ट्रॉम। आधी चीज दे दी इसने आपको यहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन ढंग से सुन रहे हो तो, ठीक है। इसके बाद व्हाट विल बी द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, व्हाट विल बी द परसेंटेज अनसर्टेनिटी in the measurement of electrons momentum
इलेक्ट्रॉन्स मोमेंटम एट द सेम टाइम। अपने पास ऑप्शन है इसके ए, बी, सी और डी। क्या कह रहा है? 0.19%, 1.19% और 2.19%, 4.19%। ठीक है, इसका अपने पास है सॉल्यूशन। क्या क्वेश्चन है? इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट, एक कोई प्रयोग चल रहा है उसके अंदर, एट ए सर्टेन टाइम, किसी समय पे, द पोजिशन ऑफ ए 2 keV इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या दे दी आपको? ऊर्जा दे दी। 2 keV इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रा किसका होता है? ऊर्जा का। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या दे दी? 2 keV। 2 गुना किलो का मतलब 10⁻3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 गुना 10⁻19 जूल। ये आपको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे दी। इज मेजर्ड, मापा जाता है, विद इन एन अनसर्टेनिटी लिमिट ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। अब देखो 1 एंगस्ट्रॉम ये क्या है? एक तरीके की दूरी तो है। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एक तरीके की दूरी तो है अपने पास, है या नहीं है? एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होता है, और वैसे दूरी होता है। तो दूरी तो है, तो जो अनिश्चितता है दूरी के अंदर या विस्थापन के अंदर, वो कितनी दे दी? 1 एंगस्ट्रॉम दे दी। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 1 गुणा 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, डायरेक्ट आपके पास हो गया। What will be the percentage uncertainty in the measurement of electrons momentum at the same time? क्या कह रहा है? ऊर्जा इतनी है, ठीक है, अनसर्टेनिटी लिमिट डिस्टेंस के अंदर इसका जो विस्थापन है उसका, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम है। तो उस टाइम के अंदर, उसी टाइम के अंदर जो मोमेंटम होगा उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितने प्रतिशत होगी? क्या बोला है? अनसर्टेनिटी आपको निकालनी आती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आएगी? क्या बोला है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आएगी इलेक्ट्रॉन के अंदर उसी समय पे, वो आपको निकालना है। अनसर्टेनिटी कैसे निकालते? डेल पी पूछता। परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछी है तो परसेंटेज कैसे आता है? डेल पी बटा पी गुणा 100%। ये आपको निकाल के बताना है कि ये कैसे आएगा। अब ये आएगा कैसे? देखो, अगर आपके पास x है तो आप डेल पी निकाल सकते हो। निकाल सकते नहीं निकाल सकते? x है आपके पास तो x डेल पी एक्स, अरे ये x डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, दूसरे की नहीं कर रहा। x है तो क्या हो जाएगा? डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल h/2। यहां से आप क्या निकाल लोगे? डेल पी निकाल लोगे। डेल पी निकाल लोगे। E आपको दे रखा है, E बराबर क्या होता है? p²/2m। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻27, 10⁻31, 9.1 गुणा 10⁻31 होता है। उसको यूज लोगे तो आपके मोमेंटम आ गया। पी यहाँ से आ गया, डेल पी यहाँ से आ गया, यहाँ पे मान रखो आपका आंसर आ गया। बस इतना सा तो क्वेश्चन है। करें, आ जाओ करते हैं। सबसे पहले क्या निकालें? पी निकालते हैं, है ना। ई क्या होता है? p²/2m होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा p² बराबर 2me, या px बराबर क्या आ गया अपने पास? √2me। यहाँ पे मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। पुट करो 2 गुना इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 गुना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है अपने पास 9.1 गुणा 10⁻31। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए वैसे तो, पर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर में दिया हुआ आ भी जाता और नहीं भी आता, फिर भी मैं कहूँगा आप ये याद रखें। तो ये कितना आ गया? 9.1 गुणा 10⁻31 kg लिख दिया। ई एनर्जी दे रखी है कितनी है? 2 10⁻3, 1.6 10⁻9, 2 गुणा 10⁻3 गुणा 1.6 10⁻19, 10⁻19। ओके, सॉल्यूशन करो इसका, क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन करो। कैसे? मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ? सीधा करूंगा तो ऐसे टाइम वेस्ट होगा, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लेता हूं। तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आ जाओ। ये हो गया अपने पास 2 गुणा 9.1 गुणा 2 गुणा 1.6, ये आ गया अपने पास 58.24, 58.24 गुणा 10 की घात, ये आ गई 19 ही है 31 ही है, तो बहुत हो गई है। तो 19 और 31 कितनी हो गई? 40, 50 और 3 53, नहीं ये हो गई 40, 40 में 3 गए 37, 10 की घात -37 हो गई। क्या करें? रूट कर दें। रूट करो 10 की घात माइनस, इसको ले लेते हैं, एक इसे हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा 5.8 गुणा 10 की घात -36। 10 की घात -36 का बार कितना आएगा? 18, तो 18 दूनी 36 गुणा √5.8 करो, √5.8, तो ये आ गया 2.4, ये आ गया 2.4। तो ये क्या है अपने पास? px है। ओके, ये अपने पास क्या है?
px है 2.4 गुणा 10 की घात -18, गलत कर दिया क्या, 19, 31 और 19 कितने होते, 50, 50 से 3 गया 47, 47 होता, 47 से 1 गया 46, 46 का आधा 23, ये होगा 46, 46 का आधा 23, यहाँ क्या आएगा 23 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2.4 गुणा 10 की घात -23। मोमेंटम का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड। डेल पी आ गया। अब डेल पी एक्स निकाल लो। कैसे निकालोगे, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज इक्वल टू एच कट बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2 होता है। सॉल्यूशन करो तो क्या हो जाएगा, डेल पी एक्स सही है तो ये आ गया ऑलमोस्ट इक्वल टू एच कट बाई 2 गुणा डेल एक्स, मान पुट करो, ये होता है 10 की घात -34 सीधा ही, ये होता है 2, डेल पी एक्स कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 10 की घात -10, तो ये आ गया 0.5 गुणा 10 की घात -10, यहाँ 34, यहाँ 10 की घात -24। ओके, तो ये आ गया अपने पास 0.5 गुणा 10 की घात -24 आ गया। ओके, डेल पी एक्स आ गया और डेल पी एक्स आ गया और डेल पी अपने पास पहले से है ही। ओके, तो करो इसको, दोनों मान आ गए तो निकाल दो, डेल पी एक्स बटा पी गुणा 100% निकालो। तो डेल पी एक्स कितना आया, ये आया 0.5 10 की 24, पी कितना आया 2.4 10 की -23, 2.4 गुणा 10 की घात -23 गुणा क्या आ गया 100%। करो सोल्व, 10 की घात -1 इससे काटोगे तो बच गया 10, 10 यहाँ बच गया, 0.5 यहाँ बच गया, क्या हो गया 5 भाग में कितना है 2.4% है ये, तो इससे काटो, 2.5 है 5 ऊपर है तो कितना आ गया, लगभग 2% आ गया, लगभग कितना आ गया 2% हो गया। तो अपना आंसर देख लो, आ जाओ, कहाँ है आंसर 2.19 है, थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, क्यों, क्योंकि नीचे क्या था 2.4 था, 2.4 का 5 में भाग दोगे तो 2 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो ये अपने पास कितना आ गया 2.19 या 2.2% आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपना जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो यहाँ फिनिश होता है। इस लेक्चर के अंदर अपने इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो अगला लेक्चर है वो होगा अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। श्रोडिंगर आया था, उसने अपनी समीकरण दी थी, काल आश्रित और काल अनाश्रित, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और वो जो लेक्चर है वो मैं देखता हूँ, या तो आपको डेमो लेक्चर में मिल ही जाएगा, शायद डेमो लेक्चर में मिल जाए, वरना आपको जो कोर्स है उसके अंदर अपलोड हो जाएगा। जो आप बाय नहीं करोगे तो भी आपको वहां दिख जाएगा कि वहां पे वो अपलोड हो चुका है। इसके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे जो मैं ये नोट्स है वो अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर पाओगे, देख भी पाओगे। अभी डेमो वाले डाउनलोड कर पाओगे, पर जो अपना मेन कोर्स रहेगा उसके अंदर नोट्स है वो आपको खुद से बनाने हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, कोर्स अगर आपको अच्छा लगा, सही से डेमो लेक्चर समझ में आ रहा है आपको, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए लिंक में आपको क्या बोलते हैं, कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे ऐप के, वहां डाउनलोड करना, पेड कोर्सेज में जाना, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बैच दिखेगा आपको बीएससी एमएससी का, वो ज्वाइन कर लेना। और कोई क्वेरी हो तो ये आपके पास नंबर है, इन नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अभी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवा दिए, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, और अपना जब ये चैप्टर खत्म होगा, क्वांटम मैकेनिक्स जब खत्म हो जाएगी तब अपने और क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा बताता हूँ आपको, अगला जो लेक्चर आएगा ना वो कंप्लीट होगा, ये एक पार्ट कंप्लीट होगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, वो जब फिनिश होगा ना तब अपने और क्वेश्चन करेंगे, तो वहां भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के और भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अभी इसके एक बार क्वेश्चन और करेंगे, अगले लेक्चर के अंदर आप देख जाओगे वो, अगले लेक्चर के अंदर इसके क्वेश्चन और करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, उसके बाद असाइनमेंट में करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट में करेंगे, पीवाईक्यू में करेंगे, उसके बाद टेस्ट होगा ही आपका। ठीक है, टेस्ट जो है वो अलग से होगा। ठीक है ना, इस बैच में टेस्ट नहीं होगा, पेड टेस्ट ही जो चल रही है उसी के अंदर अपलोड कर देंगे क्वांटम मैकेनिक्स, तो आप वहां जाके टेस्ट अपलोड कर पाओगे। उसके अंदर आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाएंगे, पीडीएफ सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन बनाऊंगा टाइम नहीं मिलेगा इतना, है ना, आप समझते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिजिक्स बाय निखिल राज, अपना सपोर्ट करते रहें, चीजों को बनाए रखें। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ओके, कोई भी इशू लगा कि सर बायलिंगुअल थोड़ा सा हिंदी की तरफ और जाइए, थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ और जाइए, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ लैंग्वेज के अंदर मैं कंफर्टेबल हूँ पढ़ाने के अंदर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।